नया अभ्यासक्रम तैयार करो। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी पे चलती है। ये तीनों अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं, 1860 के। अब 1860 का आईपीसी 2009 में क्यों चलेगा और क्यों चलना चाहिए? अंग्रेजों ने कभी इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1860 में, अब वो 2009 में क्यों चलना चाहिए? इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया 1860 में, अब वो क्यों चलना चाहिए 2009 में? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1890 में, अभी क्यों चलेगा वो? ये सब कानून तो अंग्रेजों ने भारत पर राज्य करने के लिए और भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए। ये सब कानून आजादी के बाद क्यों चलने चाहिए? खत्म हो जाने चाहिए। 1947 में इनको खत्म होना चाहिए था। नहीं हुए क्योंकि नहीं किए गए, क्योंकि इस देश में हुआ इतना ही कि गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता भी नहीं आई, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों की एक फौज तैयार कर दी थी जिनके हाथों में वो सत्ता सौंप कर गए। विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा और क्लेमेंट आर एटली ने उसको एंडोर्स किया। विंस्टन चर्चिल कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आजादी नहीं देनी है, सत्ता का हस्तांतरण करना है, और सत्ता भी ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो आत्मा से अंग्रेज हों, शरीर से भले हिंदुस्तानी हो। तो पूछ रहा है क्लेमेंट आर एटली कि ये तो आपने धर्म संकट खड़ा कर दिया, आजादी देनी नहीं, स्वतंत्रता देनी नहीं, सत्ता का हस्तांतरण करना है, और हस्तांतरण भी ऐसे लोगों के हाथ में जो आत्मा से अंग्रेज हो। तो बता तो दो कौन कौन है भारत में जो आत्मा से अंग्रेज है? तो विंस्टन चर्चिल ने एक ही सेंटेंस में कहा था, देखो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है, वो सब आत्मा से अंग्रेज हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में दो। और अंग्रेजों ने ताकत लगा दी इस बात पर कि इस लिस्ट के अलावा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहिए भारत में। एटली कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमको कोई परवाह नहीं है, सत्ता जब ऐसे भारतीयों के हाथ में जाएगी जो आत्मा से अंग्रेज हैं, शरीर से भारतीय हैं, तो ये वही करेंगे जो हम कर रहे थे पिछले 250 साल, और ये उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर हम भारत को चलाएंगे। माने भारत आजाद होगा ही नहीं, स्वतंत्रता कभी आएगी ही नहीं। और वही हुआ। जब अंग्रेजियत की आत्मा वाले लोग आकर बैठ गए ना, तो बहस होना शुरू हो गई इस देश की संसद में। पता है बहस किस बात पर हुई? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भाषा रखनी चाहिए कि नहीं। अब इस पर बहस क्या? आप बताओ, दुनिया के किस देश ने गुलामी के खत्म होने के बाद गुलामी की भाषा को अपने यहां जिंदा रखा? चाइना गुलाम हुआ अंग्रेजों का, आपको मालूम है, ओपियम ट्रेड वॉर में, लेकिन आजाद होते ही उन्होंने अंग्रेजी को हटा दिया। चाइनीज ही रही पूरे चाइना। जापान पे कभी अंग्रेजों का कब्जा हुआ, आजादी के बाद जापान के लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दिया, नफरत हो गई उनको अंग्रेजी से। और आज हैसियत यह है कि जापान का प्रधानमंत्री अंग्रेजी जानता नहीं, राष्ट्रपति भी अंग्रेजी जानता नहीं, और सारी दुनिया में व्यापार करते हैं। जर्मनी के लोगों ने अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से। और तो और इजिप्ट जैसे देशों ने आजादी के बाद अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया। हर देश का इतिहास पढ़ो तो एक ही बात समझ में आती है कि किसी देश ने पराई भाषा को, विदेशी भाषा को अपने यहां राज्य भाषा नहीं बनाया, राष्ट्र भाषा नहीं बनाया। हम हिंदुस्तानियों ने किया ये काम। शर्म आती है मुझे। संविधान में ये एक धारा डाल दी गई कि 10 साल तक अंग्रेजी में काम होगा, फिर बदल दी जाएगी, और वो 10-10 साल करके 2009 आ गया, अभी तक अंग्रेजी बदली नहीं जा रही है। जिस अंग्रेजी को भारत के 1 करोड़ लोग नहीं जानते, उसी में पूरी राज्य व्यवस्था चलाई जा रही है। कितना बड़ा क्रूर है ये देश का तंत्र कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं कोई मुकदमे की फरियाद को लेकर, तो अंग्रेजी में ही ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी पिटीशन, और अंग्रेजी में ही बहस करनी पड़ेगी, और फैसला भी अंग्रेजी में आएगा, जबकि मैं नहीं जानता उसे। मुझे न्याय मेरी मातृभाषा में क्यों नहीं मिलना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोई लंदन से आए हुए लोग नहीं है, इंग्लैंड से आए हुए लोग नहीं है, वो इसी देश की माटी में पैदा हुए हैं। उनको हिंदी क्यों नहीं आनी चाहिए? कन्नड़ क्यों नहीं आनी चाहिए? मराठी क्यों नहीं आनी चाहिए? और अगर वो कन्नड़, मराठी, हिंदी नहीं सीख सकते तो उनको पैकअप करके लंदन ही भिजवा देना चाहिए। इस देश में उनकी जरूरत क्या है? हम ऐसे न्यायाधीशों का खर्चा अपने टैक्स के ऊपर कैसे बोझा ले सकते जो हमारी मातृभाषा में फैसले नहीं दे सकते? अपने न्याय की फरियाद करने का अधिकार अगर मेरी मातृभाषा में मुझे नहीं है, तो और क्या अधिकार आप मुझे देंगे? मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मेडिकल साइंस में पढ़ना चाहता हूं, मेरी मातृभाषा में उसकी सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश में? सारी दुनिया के इंजीनियर जापानीज में तैयार होते हैं, फ्रेंच में, जर्मन में तैयार होते हैं, तो भारत के इंजीनियर हिंदी में क्यों नहीं तैयार हो सकते? मराठी में क्यों नहीं तैयार हो सकते?
इस भाषा की गुलामी को तो खत्म करना ही पड़ेगा। शायद वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों की गुलामी को हमने खत्म किया। शायद अंग्रेजों को जिस तरह से हमने मार के भगाया इस देश से, वैसे ही अंग्रेजियत को भी मार के ही भगाना पड़ेगा इस देश से। ये जाएगी नहीं आसानी से। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें इस देश के साधारण नागरिक को मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार हो, कितनी भी ऊंची पढ़ाई, मातृभाषा में न्याय का अधिकार हो, कितना भी ऊंचा न्याय, मातृभाषा में उसको पत्र मिले प्रशासन के और शासन के, मातृभाषा में ही उसका सारा काम चले। वो अंग्रेजी क्यों सीखे? क्योंकि इंग्लैंड में कोई हिंदी नहीं सीखता, तो हम अंग्रेजी क्यों सीखें? इंग्लैंड का कोई माँ बाप इस बात के लिए परेशान नहीं है कि उसके बेटे या बेटी को हिंदी नहीं आती, तो हमारे माँ बापों को क्यों परेशान होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती? सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी अंग्रेजी में ही मिलती है। कानून बदल दो, सरकारी नौकरियों को मातृभाषा में देना शुरू करो, अंग्रेजियत का भूत सबके सिर से एक झटके में उतर जाएगा। ऐसा कानून हम चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए जितने भी कानून हैं, वो शिक्षा के हों, न्याय के हों, चिकित्सा के हों, स्वास्थ्य के हों, सब खत्म करना है। और ऐसे कानून की संख्या 34,735 है, वो सब खत्म करना हम चाहते हैं। और वो खत्म होंगे तभी हमारे शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो उनको शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि जिन कानूनों के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने प्राण दिए हैं, अगर वही कानून आजादी के 60 साल बाद भी चल रहे हैं, तो शहीदों को कौन सी श्रद्धांजलि हम दें? एक अंग्रेजी कानून है, उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। इस एक अकेले कानून में हिंदुस्तान के लाखों क्रांतिकारी मारे गए, क्योंकि इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है। पिटने वाले किसी भी भारतीय को राइट टू डिफेंस नहीं है। पुलिस अधिकारी आपके ऊपर डंडे की बरसात कर सकता है, आप उसका डंडा नहीं पकड़ सकते। अगर डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि आपने उस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका। यह कानून है इंडियन पुलिस एक्ट, और इसी कानून में लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए हैं। लाला लाजपत राय अंग्रेजी पुलिस अधिकारी की लाठियां खा खाकर ही शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा को क्या श्रद्धांजलि दें और क्या जवाब दें कि जिस अंग्रेजी कानून से आपकी हत्या की गई थी, आजादी के 62 साल के बाद भी वो चल रहा है इस देश में। क्यों चलना चाहिए? खत्म करना पड़ेगा इस कानून को। सारे कानून जो अंग्रेजों ने बनाए 34,735, वो खत्म करना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान हम चला रहे हैं। भारत को खाली आर्थिक रूप से समृद्धशाली ही नहीं बनाना चाहते हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी ताकतवर देश बनाना चाहते हैं। और एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करता हो। इस देश में एक क्रांतिवीर हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने इस देश के लोगों को एक बात सिखाई। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अगर नहीं अपनाओगे तो स्वराज्य नहीं आएगा। एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह वाला, ऊधम सिंह, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में।